हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड आज हम बात करेंगे पीवाईक्यूज के को लेकर के। पीवाईक्यूज विच आर आस्क्ड इन 2016 एग्जामिनेशन। 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो मैं उठा के लेके आई हूँ 2016 से, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन एग्जामिनेशन। एंड उनके बेसिस पे न्यू क्वेश्चंस की फॉर्मेशन भी होते हैं। लाइक जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन से किस तरह से, ऑप्शन से किस तरह से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन पे भी बात करेंगे हम। राइट। एंड सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने ही चैनल पर प्रीवियस सेशंस में यूनिट 1 करा दिया है। यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोनों यूनिट्स हमने करा दिए हैं अब तक। सो हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। राइट। एंड इससे पहले जो इसके पहले की जो सेशंस मैंने लिए हैं, उन सेशंस में मैंने क्या क्या क्वेश्चंस कराए थे, मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। टोटल 19 क्वेश्चंस वी हैव डन इन प्रीवियस सेशंस एंड वी स्टार्ट फ्रॉम 20th क्वेश्चन। राइट। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा था लास्ट सेशन का, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वाज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका बताती हूँ कि जब भी आप असर्शन को पढ़ें तो बिकॉज लगा के अगर आप रीजन को पढ़ते हैं तो आप असर्शन एंड रीजन को रिलेट कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप अगर बिकॉज लगा के पढ़ते हैं तो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इसके बेसिस पे सही आंसर मार्क कर पाएंगे। राइट। सो हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज 20th क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। राइट। सो the conceptual foundation of OB, organizational behavior, are anchored in the behavioral sciences of psychology, anthropology, and political science. Match the behavioral science sources. List B of OB topics. List A. So आपको OB लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। राइट। सो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर बी सोसाइटल कल्चर, ऑप्शन सी पावर एंड पॉलिटिक्स। इसके सामने आपको दिए गए हैं लिस्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी। सो आपको करेक्टली मैच करना है इनको। आई विल गिव यू 15 सेकेंड फॉर एवरी क्वेश्चन। You just need to read the question carefully and you just need to try to solve the question, right? And then I am here to solve the question and I'll give you proper explanation of the question, right? So here that is very easy question. You can easily match the question. And here the right answer for this question is option number 1. ए का हो जाएगा 3। देखेंगे कैसे। इंटरपर्सनल स्टाइल्स। इंटरपर्सनल क्या होता है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। सो दैट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। व्हाट इज योर साइकोलॉजी? सो साइकोलॉजी बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल स्टाइल्स। सो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। सोसाइटल कल्चर का क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे हम सोसाइटी की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, दैट इज बिलोंग टू एंथ्रोपोलॉजी। एंड पावर एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि आप इजिली देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस दिया गया है, तो पावर एंड पॉलिटिक्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप इसको बहुत ही आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली इसको समझ के पढ़ते हैं, तो आप एक बार में ही, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली मार्क कर सकते हैं राइट आंसर इन दी एग्जामिनेशन। Right. So let's move to the next question. The question is, according to Sydney and Beatrice Webb, which of the following methods are employed by the trade unions to achieve their objectives? Option A, mutual insurance. Option B,
प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपके सामने ऑप्शंस हैं ओनली ए, ऑप्शन 2 ए एंड बी, ऑप्शन 3 ए बी एंड सी, ऑप्शन 4 बी ओनली बी। राइट, सो आपके सामने ये ऑप्शंस, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपको सही आंसर फाइंड करना है। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। सो हियर आपका सही आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 21। थर्ड ऑप्शन वुड बी राइट आंसर। ए बी एंड सी तीनों ही ट्रू होंगे एज पर द ट्रेड यूनियंस। राइट, सो देखेंगे क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल इंश्योरेंस की बात करता है, ऑप्शन बी प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अब तीनों ही ऑप्शंस ट्रू हो जाएंगे, तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट दोज आर ए बी एंड सी। Right, so option number third would be the right answer for the question. Let's move ahead. Question 22 देखेंगे। The 1st of May in 1927 was the first time celebrated as Labor Day at. So पहली बार लेबर डे कब मनाया गया था? That was on May 1927। और वो प्लेस क्या था? आपको प्लेस बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड अहमदाबाद। सो आपको चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, you'll have to find the right answer. So here the correct answer for this question is option number 2. Bombay would be the right answer. बॉम्बे में सबसे पहले मई मंथ में 1927 में सबसे पहली बार लेबर डे सेलिब्रेट किया गया था। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दैट द प्लेस वाज बॉम्बे इन मई 1927। राइट, कभी क्या हो सकता, कभी क्या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे पहली बार बॉम्बे में लेबर डे सेलिब्रेट किया गया था, तो व्हाट वाज द ईयर। तो आपको ईयर भी पूछ सकता है, तो आप ईयर बता देंगे कि मई 1927 में फर्स्ट टाइम लेबर डे सेलिब्रेट किया गया था। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who started the political publication? Sorry, who started the publication of the Bengali weekly titled जनावनी इन कलकत्ता? आपको बताना इसका सही आंसर। आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन ए शाहपुर जी बंगाली, ऑप्शन नंबर 2 एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर 3 मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन नंबर 4 दीवान चमन लाल। सो आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर कि किसने सबसे पहले वीकली टाइटल्ड जनावनी इन कलकत्ता स्टार्ट किया था। राइट, सो आपको सही आंसर फाइंड करना है यहाँ पे। So here the right answer for this question is option number 3 मुजफ्फर अहमद। सबसे पहले मुजफ्फर अहमद ने बंगाली वीकली टाइटल जनावनी इन कलकत्ता स्टार्ट किया था। राइट, so here the correct answer for question number 23rd is option number 3 मुजफ्फर अहमद। देखेंगे 24th question। According to the second National Commission on Labour, check-off system must be made compulsory for members of all registered trade unions in establishment employing। क्या कंडीशन रखी गई थी? दैट इज ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 150 वर्कर्स, ऑप्शन नंबर 2 200 वर्कर्स, ऑप्शन नंबर 3 250 वर्कर्स एंड ऑप्शन नंबर 4 300 वर्कर्स। सो क्या एग्जैक्टली वर्कर्स की क्वांटिटी होनी चाहिए आपको बताना है। So here the right answer for this question is option number 4 300 वर्कर्स। जहां पे चेक ऑफ सिस्टम की बात की जाती है, राइट, इन एज पर द सेकेंड नेशनल कमीशन, वहां पे हम बात करेंगे 300 वर्कर्स की।
right? So according to the second National Commission on Labor, check-off system must be made compulsory for members of all registered trade unions in establishment employing 300 workers. Option number 4 would be the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच ऑफ द यूनियन सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय इन द बार्गेनिंग यूनिट इज ऑब्लिग्ड टू pay dues to the union in return for the collective bargaining service which it is rendering to him although he does not join the union. Let me read the question again. Under which of the union security an employee in the bargaining unit is obliged to pay dues to the union in return for the collective bargaining service which it is rendering to him although he does not join the union. So आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 प्रेफरेंशियल यूनियन शॉप, ऑप्शन नंबर 2 क्लोज शॉप, ऑप्शन नंबर 3 एजेंसी शॉप एंड ऑप्शन नंबर 4 यूनियन शॉप. आपके सामने ऑप्शंस हैं. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड द answer. So here the correct answer for this question is option number 3 agency shop. जहां पे हम बात करेंगे यूनियन सिक्योरिटी की एंड बार्गेनिंग की बात करेंगे, राइट, जो बार्गेनिंग के थ्रू जो आप ड्यूज पे करते हैं and to the union in return for the collective bargaining service which it is rendering to him although he does not join the union. Even though he is not joining the union, जो आपका रखा गया है union security and an employee in the bargaining unit is obliged to pay dues to the union in return. जो यूनियन को पे किया जाना चाहिए इन रिटर्न इवन दो ही इज नॉट ज्वाइन द यूनियन, दैट इज इन एजेंसी शॉप. सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज एजेंसी शॉप. ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है. ऑप्शन नंबर 1 क्राफ्ट यूनियन, ऑप्शन नंबर 2 स्टाफ यूनियन, ऑप्शन नंबर 3 इंडस्ट्रियल यूनियन एंड ऑप्शन नंबर 4 जनरल यूनियन. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. यू जस्ट नीड टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन. जहाँ पे बात की जाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल की बात की जाएगी, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की बात की जाएगी, दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल यूनियन, ना कि जनरल यूनियन या फिर स्टाफ यूनियन या फिर क्राफ्ट यूनियन. ये बिलोंग करेगा इंडस्ट्रियल यूनियन से जहाँ पे बात की जाएगी टेक्सटाइल की, राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टैट्यूटरी एडहॉक बॉडी. आपको बताना है नॉन स्टैट्यूटरी एडहॉक बॉडी बताना है. इनमें से आपके सामने ऑप्शंस हैं. सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कमिटी, ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल कमिटी ऑन लेबर रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 कमिटी ऑन कन्वेंशंस, ऑप्शन नंबर 4 वेज बोर्ड. आपको बताना है इनमें से कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी एडहॉक बॉडी है, राइट. So here the correct answer for this question is option number 4. Wage board would be the right answer for this question, right. इनमें से सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कमिटी, सेंट्रल कमिटी ऑन लेबर रिसर्च एंड कमिटी ऑन कन्वेंशंस आर दी स्टैट्यूटरी एडहॉक बॉडी, बट वेज बोर्ड इज नॉट अ non statutory ad hoc body, right. Let's move to the next question. Which of the following statements relating to the first national commission on labor is correct. आपको बताना है इनमें से फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर इज करेक्ट. कौन सा इनमें से फर्स्ट नेशनल कमीशन है, राइट, जो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से.
आपके सामने ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1969. Option number 2, the commission recommended that it would not be desirable to make union recognition compulsory under a central law. Option number 3, the commission recommended that it would be desirable to make union recognition compulsory under a central law. Option number 4, the commission recommended that a trade union seeking recognition should have at least 20% membership of the workers of an establishment. आप क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने से पढ़ के देखिए, केयरफुली रीड करिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस. यहाँ पे सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. द कमीशन रिकमेंडेड दैट इट वुड बी डिजायरेबल टू मेक यूनियन रिकॉग्निशन कंपल्सरी अंडर ए सेंट्रल लॉ. सेंट्रल लॉ के तहत जो ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन है वो कंपल्सरी किया जाएगा, एंड दैट वाज द रिकमेंडेशन, दैट इज द ट्रू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर. राइट, एंड बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे हम क्या कह रहे हैं. द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन 1969. ऑप्शन नंबर 1, 1969 इसका सही ईयर नहीं है. आपके लिए ये होमवर्क है. आप इस क्वेश्चन को गूगल करके देखिए, या फिर अपनी बुक जो भी आप यूज करते होंगे, जो भी बुक पढ़ते होंगे, आप उसमें से देख के देखिए, आप सही आंसर आपको मिल जाएगा. क्योंकि आप अगर खुद से कुछ चीजों को सर्च करके पढ़ेंगे, देख के पढ़ेंगे, तो आपके अंदर वो जो लर्निंग की हैबिट एक इनबिल्ट होगी, और you will be able to solve the question by your own. राइट, आपको ईयर पता करना है कि जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर था, उन्होंने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया था वो किस ईयर में सबमिट किया था. राइट, क्योंकि 1969 इसमें दिया गया, दैट इज इनकरेक्ट, वो ईयर सही नहीं है. दूसरा ऑप्शन देखेंगे, द कमीशन रिकमेंडेड दैट इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू मेक यूनियन रिकॉग्निशन कंपल्सरी अंडर ए सेंट्रल लॉ. यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें इन्होंने नॉट जोड़ दिया है, क्योंकि सेम बात उन्होंने थर्ड में बोला है, दैट इज करेक्ट, बट यहाँ पे नॉट दे दिया गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया नॉट की वजह से. राइट, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, द कमीशन रिकमेंडेड दैट अ ट्रेड यूनियन सीकिंग रिकॉग्निशन शुड हैव एट लीस्ट 20% मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट. यहाँ पे भी ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे 20% मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. राइट, ये भी इनकरेक्ट हो गया. आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. The commission recommended that it would be desirable to make union recognition compulsory under a central law. Question number 28 का third option would be the right answer for the question. Right, let's move to the next question. Last but not the least for this session, the question is, there exist hurdles on way of health growth of collective in India. Which among the following are not the hurdles of collective bargaining? Let me read the question again. There exist hurdles on way of health growth of collective in India. Which among the following are not the hurdles of collective bargaining? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हर्डल नहीं है, बाधा नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग का. राइट, आपके सामने ऑप्शंस हैं. कंडीशन ऑफ वर्कर्स. Option number B, promotion of lasting industrial peace. Option number C, voluntariness in recognition of union. Option number D, ineffective procedures for determination of representative union. Option number E, provision for elaborate adjudication machineries. Option number F, comprehensive coverage of labor law. आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा नहीं है हर्डल कलेक्टिव बार्गेनिंग का. आपके सामने ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4. आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को केयरफुली, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन.
So here the correct answer for this question is option number 1. A and B would be the right answer for this question. Like question option number 1 would be the right answer for this question, and option number 1 में क्या दिया गया है, A and B. So इनमें से A and B हर्डल नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग के. हम देखेंगे क्या क्या है वो. Conditions of workers is not a hurdle for collective bargaining, and promotion of lasting industrial peace is also not a hurdle for collective bargaining. इसके अलावा जो भी दिए गए C, D, E and F are the hurdles. राइट, C, D, E and F देखेंगे. वॉलंटरीनेस इन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, ये भी एक हर्डल है. इनइफेक्टिव प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, ये भी है. E देखेंगे, प्रोविजन फॉर इलेबोरेट एजुकेशन मैकेनिज्म मशीनरीज, ये भी है. एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ लेबर लॉ, दैट इज ऑल्सो द हर्डल. So A and B would be the right options for the question that hurdle नहीं है पूछा था, तो हर्डल नहीं है कंडीशंस ऑफ वर्कर्स एंड प्रमोशन ऑफ लास्टिंग इंडस्ट्रियल पीस, ये दोनों दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 1 में. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही. ये सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ. एंड तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, पीपीटी अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर कहीं पे भी कहीं किसी भी तरह का लैक नजर आता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. आई विल वर्क ऑन दैट. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.